हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप घर पे बहुत सेफ होंगे और अपना और अपनों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे घर पे। तो फ्रेंड्स, आई एम सी ऋषभ गुप्ता हियर एट एल्टीट्यूड ट्यूटोरियल्स। और मैं यहाँ पे हूँ सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट दैट इफ यू हैव पास्ड योर क्लास 10 एंड आप चाहते हैं कि आप अकाउंट्स स्ट्रीम में आए, दैट मीन्स कॉमर्स स्ट्रीम ज्वाइन करें, तो मैं आपको उन बेसिक क्लासेस को देना चाहूंगा जिससे आपके ये कॉन्सेप्ट्स, बेसिक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए अकाउंट्स के। एंड कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने क्लास 10 पास आउट किया होगा बट उन्होंने अभी ये डिसाइड नहीं किया कि उन्हें अकाउंट्स लेना है, आई मीन कॉमर्स लेना है या साइंस स्ट्रीम में जाना है। तो अगर उन्हें अकाउंट्स ठीक लगती है, सिंपल लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है, सो दे कैन कम फॉर द कॉमर्स स्ट्रीम। तो मैं आज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहूंगा अकाउंट्स को। तो एक स्टार्ट करते हैं जनरल एग्जांपल के साथ में कि जैसे आपको ये तो समझ में आता ही होगा कि अकाउंट्स एक बिजनेस की लैंग्वेज है। जैसे कोई भी लैंग्वेज अगर होती है तो उसे पढ़ना है या समझना है तो उसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले वी शुड नो द टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन दैट लैंग्वेज। उस लैंग्वेज में कौन कौन से शब्द यूज होते हैं वो हमें पता होने चाहिए। एंड द सेकंड थिंग इज कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं या कौन से रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करके उस लैंग्वेज को बोला जाएगा या पढ़ा जाएगा। जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश के कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ वोकेबलरीज होती हैं, उसके अलावा उसका ग्रामेटिकल पोर्शन होता है जहां पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस होते हैं और तमाम तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच और ऐसी चीजें होती हैं। तो उनको फॉलो करते हुए और वोकैब की हेल्प लेकर आप उस लैंग्वेज को सीख पाते हैं। उसी तरह अकाउंटेंसी जो कि बिजनेस की लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में बिजनेसमैन बात करते हैं, तो उस लैंग्वेज को सीखने के लिए भी आपको कुछ टर्म्स की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद जाकर के आपको कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स की जरूरत पड़ेगी। तो आज के लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि आपको टर्म्स के साथ साथ में आगे के प्रिंसिपल्स और रूल्स भी बता पाऊं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट टर्म है कैपिटल। ये सबसे बेसिक और सबसे एलिमेंट्री टर्म है। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल मीन्स जब कोई भी बंदा अपने बिजनेस को स्टार्ट करने जाता है तो वो कुछ पैसे लगा करके स्टार्ट करता है उस बिजनेस को। तो वो जो पैसे को इन्वेस्ट करता है उस पैसे को बोलते हैं कैपिटल। मतलब अगर उसने 10 लाख रुपए लगा के कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो बोलेंगे कि उसने उस बिजनेस में, उस पर्टिकुलर बिजनेस में 10 लाख रुपए की कैपिटल इन्वेस्ट की है। ठीक है, अब कैपिटल जरूरी नहीं है कि मैंने अगर बोला कैश उसमें इन्वेस्ट किया तो वो सिर्फ कैश के फॉर्म में हो सकता है उसके घर में कुछ लैपटॉप पड़ा हुआ था एक, तो उसे भी उसने अपने बिजनेस में यूज करना स्टार्ट कर दिया ताकि उससे वो अपनी बिजनेस की डीलिंग कर सके, बिल्स काट सके, अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सके। तो अगर उसने उस चीज को अपने बिजनेस में स्टार्ट कर दिया यूज करना, तो दैट मीन्स उसने उस लैपटॉप को भी इन्वेस्ट कर दिया अपने बिजनेस में। तो वो जो इन काइंड, काइंड मतलब एनीथिंग अदर देन कैश इज नोन एज काइंड। तो वो जो लैपटॉप को वो इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, दैट इज कैपिटल, दैट इज ऑल्सो अ कैपिटल। बट वो कैपिटल कैसा है? इन काइंड है, वो कैश में ना होके काइंड में है। ठीक है, तो कैपिटल मीन्स द इनिशियल अमाउंट invested, initial amount invested by the proprietor in the business. ओके, तो इनिशियल अमाउंट जो इन्वेस्ट करता है एक प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में, उसे हम बोलते हैं कैपिटल। दैट मे बी इन फॉर्म ऑफ कैश और दैट मे बी इन काइंड। काइंड मीन्स यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ लैपटॉप। ओके, अब इसमें एक टेक्निकल टर्म है प्रोप्राइटर। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोप्राइटर? मे भी बहुत सारे आप में से लोगों को पता होगा प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है, जो बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। खैर, जो नहीं बिलोंग करते हैं उनके लिए प्रोप्राइटर मतलब वो आदमी, वो इंसान जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया है। मीन्स अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो यू आर द प्रोप्राइटर। अगर आपके फादर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं सो ही इज द प्रोप्राइटर। आपकी मदर स्टार्ट कर रही है तो शी इज द प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर का मतलब द पर्सन हु इज स्टार्टिंग द बिजनेस। तो ये हुआ डेफिनेशन कैपिटल का। तो कैपिटल समझने के बाद अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डेफिनेशन पे, दैट इज ड्रॉइंग्स। अब जैसे हम जानते हैं कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, उसी तरह से कैपिटल जो था उसका अपोजिट है ड्राइंग। तो इसलिए उसके बाद तुरंत ये आ गया चिपकता हुआ। तो अब देखते हैं ड्राइंग्स क्या होती है। कैपिटल का मतलब था कि प्रोप्राइटर अगर पैसे डालता है, इन्वेस्ट करता है, दैट इज कैपिटल। अब उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? वो पैसे निकालता है तो दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। एकदम सिंपल लैंग्वेज में चलते हैं। बुकिश लैंग्वेज को मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ, रीजन कि आप लोग मेरे सामने नहीं है। सामने होते तो मैं बुक से एक एक चीजें आपको एक एक पैरा रीड कराता फिर उसे एक्सप्लेन करता,
क्योंकि आप दूर हैं, हो सकता है आपके पास बुक अवेलेबल ना हो, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये चीजें आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए एक बार, ताकि अगर आप बुक को बाद में कभी भी खोल के पढ़ें तो ये चीजें आपको रिफ्रेश हो जाए वापस से। नहीं रिकॉल होती तो आप वापस से ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग्स क्या होती है? कैपिटल का जस्ट अपोजिट। पैसा, जो पैसा प्रोप्राइटर अपने बिजनेस से निकाल के ले जा रहा है किसी भी यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसे बोलते हैं ड्राइंग्स। जैसे प्रोप्राइटर की तबीयत खराब हो गई, उसने 10,000 रुपए अपने बिजनेस से निकाल लिया अपने मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, तो वो 10,000 रुपए जो है वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, बल्कि वो प्रोप्राइटर का खुद का एक्सपेंस है, पर्सनल एक्सपेंस है। तो दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। फिर अब जैसा कैपिटल कैश और काइंड दोनों में हो सकता है, वैसे ही ड्राइंग्स भी कैश और काइंड दोनों में हो सकती है। काइंड में क्या हो सकती है? तो काइंड में आप एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज करिए आपकी फैक्ट्री है पार्ले बिस्किट की, ठीक है, पार्ले मैं नाम नहीं लेना चाहता था बट ले लिया। आपकी कोई बिस्किट की फैक्ट्री है, ठीक है। तो अब बिस्किट की फैक्ट्री में आप बैठे हुए थे, आपको लगी भूख, आपने सोचा चलो 10-12 पैकेट बिस्किट खा लेते हैं। तो वो जब 10-12 पैकेट बिस्किट आपने खाए, तो उस बिस्किट के आपने पैसे तो दिए नहीं अपने बिजनेस को, वो तो आप खा गए। तो दैट थिंग इज यूज्ड बाय यू फॉर योर पर्सनल यूज और पर्सनल सेटिस्फैक्शन। तो उस चीज को बोलेंगे ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स भी सेम कैपिटल की तरह कैश और काइंड दोनों में हो सकती हैं। तो इसकी डेफिनेशन अगर पढ़ेंगे तो अमाउंट और गुड्स withdrawn by proprietor for personal use। एंड राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, काइंडली एडजस्ट। एंड ये भी आपका कैश प्लस काइंड दोनों ही फॉर्म्स में हो सकता है। काइंड में मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया बिस्किट का, आई होप ये स्पेलिंग बिस्किट की सही हो। तो काइंड में आप बिस्किट का एग्जांपल याद कर सकते हैं, आपको लाइफ लॉन्ग ये चीज याद रहेगी, ठीक है। सो गाइस, कैपिटल और ड्राइंग्स की डेफिनेशन के बाद आते हैं अपनी थर्ड डेफिनेशन पे, दैट इज एसेट्स। एसेट्स की अगर हिंदी मीनिंग आप देखेंगे तो इसका मतलब होता है संपत्ति। दैट मीन्स जो भी संपत्ति आपके पास है दैट इज कॉल्ड एसेट्स। बट बिजनेस में एसेट का क्या मतलब है? बिजनेस में एसेट का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसी चीज जो आपके पोजेशन में है, उस पे आपका अधिकार है, आपका राइट है उस चीज पे, और वो आपको बेनिफिट देगी फ्यूचर में या अभी दे रही हो, दोनों ही केसेस में वो आपके लिए एसेट बनेगी। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो आप एग्जांपल ले सकते हैं, आपके पास एक मशीनरी पड़ी हुई है, यह हैवी मशीनरी। ये मशीनरी आपकी एसेट हुई, कैसे? क्योंकि इसके ऊपर आपका कंट्रोल है, आपके बिजनेस में ये मशीनरी आपने परचेज की है और ये आपको बेनिफिट देगी। बेनिफिट कैसे देगी? आपके हाथ पर नहीं दबाएगी। ये मशीनरी आपके लिए गुड्स प्रोड्यूस कर सकती है, किसी भी काम को ऑटोमेटेड कर सकती है। तो इस तरह से ये आपके बिजनेस में आपकी हेल्प कर रही है। दैट मीन्स इट इज प्रोवाइडिंग यू इकोनॉमिक बेनिफिट्स दैट मे बी करेंट और दैट मे बी फॉर फ्यूचर। ओके, तो मशीनरी का एग्जाम्पल हमने लिया। अब हम ले सकते हैं एग्जाम्पल कैश का। हाँ, कैश नाम सुन के मजा आया होगा। कैश का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। कैश आपके पास है तो वो आपको इमीडिएट बेनिफिट भी दे सकता है, फ्यूचर बेनिफिट भी दे सकता है। कैसे? आप अभी के अभी कोई चीज खरीद सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। आपको अपने बिजनेस में फर्नीचर चाहिए, यू कैन परचेज फर्नीचर। और आपको 2 साल के बाद में कोई चीज चाहिए तो आप 2 साल के बाद में कैश को यूज कर सकते हैं। तो ये कैश भी आपके लिए एसेट हुई। तो ऐसी कोई भी चीज को आप एसेट बोल सकते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। स्टॉक मतलब जो माल आप बेचते हैं वो माल जब तक आपके पास पड़ा है तब तक के लिए वो आपका एसेट है। व्हाई? बिकॉज इट कैन प्रोवाइड यू बेनिफिट। कैसे बेनिफिट प्रोवाइड करेगा? जैसे ही आप उसे बेचेंगे वो तुरंत आपको प्रॉफिट रियलाइज करके दे देगा या आपको बदले में कैश दे देगा। दूसरी चीज, अगर आप उसको इमीडिएट बेचते हैं तो इमीडिएट, नहीं बेचते तो आपके पास रह गया तो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा। तो स्टॉक हो गया एग्जाम्पल में। उसके बाद आप एग्जाम्पल ले सकते हैं फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर के बाद आप एग्जाम्पल ले सकते हैं आपका एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाइक योर लैपटॉप, मोबाइल्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे होते हैं एसेट्स। ठीक है, अब एसेट्स की डेफिनेशन आपने समझ ली। इसके बाद आते हैं एसेट्स के टाइप कितने होते हैं। तो एसेट बेसिकली आपका जो होता है वो 2 तरह का होता है। दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बेसिकली इसको डिवाइड करने का जो बेस है वो बेस है टाइम पीरियड। ठीक है, जैसे फर्स्ट वन इज नॉन करेंट एसेट।
एंड द सेकंड वन इज, हाँ एक में नॉन लगा तो एक में नॉन हटा देंगे आप, करंट एसेट। ओके ओके, सो गाइस एसेट्स की दो क्लासिफिकेशन है, एक नॉन करंट एसेट और एक करंट एसेट। इन्हें हम डिवाइड किस बेस पे करते हैं? तो इन्हें हम डिवाइड करते हैं टाइम बेस पे, मतलब जो लंबे समय तक हमारे बिजनेस में टिके रहेंगे, दोज आर कॉल्ड नॉन करंट एसेट्स। एंड जो एसेट्स जनरली एक साल के अंदर अंदर यूज हो जाते हैं, दोज आर कॉल्ड करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स के टाइप क्या हुए? पहले नॉन करंट एसेट्स का मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। जैसे अभी हमने जितने भी एग्जांपल लिए थे, एग्जांपल्स क्या लिए थे हमने? फर्नीचर, लैपटॉप, उसके बाद एक एग्जांपल लिया था स्टॉक का, ये भी हमारे एसेट थे। फिर कैश जो था वो भी हमारा एसेट था। इसके बाद फर्नीचर, लैपटॉप, स्टॉक, कैश। इसके बाद आप ले सकते हैं एग्जांपल ऑफ मोबाइल। ओके, आपने कोई व्हीकल खरीदी है अपने बिजनेस के लिए, माल पहुंचाने के लिए, तो ये सारे आपके एसेट्स हैं। अब इन्हीं को एक बार लॉजिक के हिसाब से डिवाइड करते हैं नॉन करंट एसेट में एंड करंट एसेट में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। फर्स्ट गो बाय द लॉजिक, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट नाम से पता चलना चाहिए कि वो लंबे समय तक आपके लिए यूजफुल होगा। तो फर्नीचर, इट इज योर नॉन करंट एसेट। लैपटॉप जनरली एक साल से ज्यादा ही चलता है, 2 साल 3 साल, नॉन करंट एसेट्स। स्टॉक का क्या है? अब आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई भी आदमी अगर माल आज खरीदता है, कोई भी बिजनेसमैन, तो वो उसको 1 साल के बाद या 2 साल के बाद बेचे, ये बोल के कि नहीं नहीं मैं तो रखूंगा। ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? कई सारी चीजें होती है। पहला चीज तो ये कि वो माल खरीदता ही बेचने के लिए, ताकि वो 10 रुपए का माल खरीद के उसको 12 रुपए में जल्दी से जल्दी बेच करके 2 रुपए का प्रॉफिट रियलाइज कर ले। तो कोई भी आदमी अगर अपने पास स्टॉक रखा हुआ है तो वो ये नहीं चाहेगा कि वो स्टॉक ज्यादा देर तक, ज्यादा लंबे समय तक उसके यहाँ टिका रहे। तो ये स्टॉक भी जो है आपका, ये नॉन करंट एसेट है, सॉरी करंट एसेट है ये स्टॉक। ओके, तो इट इज करंट एसेट। कैश तो आपके पास पड़ा हुआ है, वो आप जब चाहें तब उसको खत्म कर सकते हैं अपने पास। तो कैश इज ऑल्सो योर करंट एसेट। मोबाइल एंड व्हीकल, इनमें भी वही है कॉन्सेप्ट चलता है, ये भी 1 साल से ज्यादा ही चलते हैं जनरली। सो दीज आर ऑल्सो नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। ओके, सो हमने ये देखा कि ये एसेट्स किन में क्लासिफाई होंगे। अब ये देखते हैं कि एक्चुअल में इसकी डेफिनेशंस क्या हैं। तो नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन ये है कि इट शुड बी हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज फॉर रेंडरिंग सर्विसेज और प्रोड्यूसिंग goods and not for resale purpose। इसकी 3 आप कह सकते हैं पहचानने के इसको 3 फीचर्स होते हैं। पहला क्या? हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज इन बिजनेस। आपको इसको बिजनेस में लगातार यूज करना होगा। क्यों यूज करना होगा? किस चीज के लिए यूज करना होगा? फॉर रेंडरिंग सर्विसेज और प्रोड्यूसिंग गुड्स। आपको सर्विसेज देने के लिए या गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए इनको कंटिन्यूसली यूज करना पड़ेगा। तीसरी चीज, पहले ये देखते हैं ये दोनों टर्म्स कैसे सेटिस्फाई हो रही हैं इन एसेट्स के अंदर। हमने बोला कि लैपटॉप, फर्नीचर, मोबाइल और व्हीकल, ये चारों चीजें जो है ये आपकी नॉन करंट है। तो देखते हैं डेफिनेशन के पहले 2 फीचर्स कैसे सेटिस्फाई हो गए इसमें। तो हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज फॉर द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एंड प्रोड्यूसिंग गुड्स। तो फर्नीचर का यूज आप कर रहे हैं, लैपटॉप का यूज कर रहे हैं, एक मशीनरी भी लिख लेते हैं, मशीनरी, दिस इज ऑल्सो नॉन करंट एसेट। ओके, तो मशीनरी को पहले पकड़ते हैं। मशीनरी को यूज करके हम कैसे कह सकते हैं कि ये नॉन करंट एसेट है? तो मशीन को यूज करके हम क्या करते हैं अपने बिजनेस में? मशीन को यूज करके हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। ओके, आपकी पार्ले बिस्किट की फैक्ट्री है, तो बिस्किट की फैक्ट्री में आपको बिस्किट प्रोड्यूस करना है। आपने मशीनें रखी हैं, मशीनें लगा रखी हैं, तो उन मशीनों में आप रॉ मटेरियल डालते हैं, वो बिस्किट बनके निकलता है। तो उस मशीन को आप क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? फॉर प्रोड्यूसिंग द गुड्स। तो ये दोनों चीजें सेटिस्फाइड हो गई। थर्ड चीज है नॉट फॉर रीसेल पर्पज, मतलब इसे आप बेच नहीं देंगे अचानक से, मतलब अचानक नहीं, इसे आप बेच नहीं देंगे। मतलब
मशीन अगर आपने खरीदी अपने प्लांट में लगाई है तो बिना कोई खराबी हुए या बिना उसके आउटडेट हुए आप उसे बेचना नहीं चाहेंगे। जैसा माल के केस में होता है, जैसे अभी मैं अगर स्टॉक का केस पकड़ूं तो स्टॉक में क्या है, आपको प्रॉफिट कमाना है इसलिए आप स्टॉक को खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं। पर नॉन करेंट एसेट्स में आपको ये नहीं करना। नॉन करेंट एसेट्स को आप खरीदते बेचते नहीं रहते लगातार, उसे आप बिजनेस में यूज करते हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए या सर्विसेज को देने के लिए। जैसे मशीन थी तो मशीन को आपने बिजनेस में यूज किया बिस्किट प्रोड्यूस करने के लिए एंड नॉट फॉर रीसेल पर्पज। उसको आप तुरंत तुरंत बेचेंगे नहीं, उस मशीन को नहीं बेचेंगे, ठीक है। वही चीज फर्नीचर, लैपटॉप, मोबाइल, व्हीकल इन सब में भी लागू होती है। कैसे, ये मशीन से थोड़े से अलग है बट ये सर्विसेज रेंडर करने में आपकी हेल्प तो कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं वो देखते हैं। आपकी बिस्किट की फैक्ट्री अच्छी खासी चल रही है बट अगर वहां पे आपके पास व्हीकल ना हो तो आप उन गुड्स की डिलीवरी कैसे करेंगे। तो जो गुड्स आपने प्रोड्यूस किए उसकी डिलीवरी मींस डिलीवरी इज अ काइंड ऑफ सर्विस यू कैन से। तो उस चीज की सर्विस देने के लिए आप जौन सी एसेट का यूज कर रहे हैं वो है व्हीकल। तो व्हीकल को आप कंटिन्यूअसली बिजनेस में यूज कर रहे हैं फॉर रेंडरिंग द सर्विस ऑफ व्हाट, फॉर रेंडरिंग द सर्विस ऑफ डिलीवरिंग द प्रोडक्ट दैट यू हैव प्रोड्यूस्ड एंड नॉट फॉर द रीसेल पर्पस। ऐसा नहीं है कि आपने आज बाइक खरीदी 10,000 रुपए की, सॉरी 10,000 तो सेकंड हैंड ही आएगा, ठीक है। 10,000 में आज आपने बाइक खरीदी, 2 दिन बाद आपने उसे 11,000 में बेच दिया, फिर अगले दिन आपने बाइक खरीदी फिर उसे 1-2 हजार बढ़ा के बेच दिया। ऐसा आप तो करेंगे नहीं। आपने उस बाइक को खरीदा है ताकि आप अपने सर्विसेज को रेंडर कर पाए, ठीक। ये बैक स्टेज सर्विस हो गई बेसिकली। मोबाइल आपने खरीदा, ठीक है, मोबाइल पे आप ऑर्डर्स नोट करते हैं, मोबाइल ना हो तो शायद आप ऑर्डर भी ना नोट कर पाए या बात ना कर पाए अपने कस्टमर से। फिर आते हैं लैपटॉप पे, लैपटॉप से आप बिलिंग करते हैं, लैपटॉप पे आप अपने डेटा को स्टोर करते हैं, तो ये भी आपका नॉन करेंट एसेट हुआ। वाई, बार बार मैं कह रहा हूं आपको ये डेफिनेशन की तीनों पॉइंट्स को चेक करिए, इस डेफिनेशन के हिसाब से ही आप उसे क्लासिफाई कर पाएंगे। तो हेड फॉर कंटिन्यूअस यूज, यस आप कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं। फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज आप बिलिंग कर रहे हैं उससे, कस्टमर्स के कंप्लेन को रिजॉल्व कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं। एंड नॉट फॉर रीसेल पर्पस, आप उसे बेचने नहीं वाले हैं बिना खराबी रहे, ओके। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन नॉन करेंट एसेट की। अब आते हैं करंट एसेट पे, ठीक है। तो करंट एसेट वो होते हैं जिन्हें मैनेजमेंट चाहती है या जिन्हें प्रोप्राइटर चाहता है कि जल्दी से जल्दी हम उसे कैश में कन्वर्ट कर लें, या अगर वो ऑलरेडी कैश के फॉर्म में है तो वो करंट एसेट है ही। जैसे स्टॉक है आपके पास में, तो स्टॉक है, स्टॉक को मैनेजमेंट चाहेगा कि जितनी जल्दी हो सके उसे बेचे। क्यों बेचे भाई, उसे क्या कोई रीजन तो होना चाहिए ना बेचने का। तो रीजन भी कि उसे प्रॉफिट रियलाइज होगा उससे, तो प्रॉफिट रियलाइज करने के लिए वो उसे जल्दी से जल्दी बेचना चाहेगा। तो दैट इज द करंट एसेट। तो इसकी डेफिनेशन है, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which management would like to convert into cash as early as possible, okay, as early as possible, that means you can say कि within 1 year जनरली आप ले सकते हैं उसको, within 1 year जनरली। तो ये हुई करंट एसेट की डेफिनेशन। तो हमने यहाँ पे स्टॉक खरीदा, क्यों खरीदा, ताकि उसे हम जल्दी से जल्दी बेचें और वो प्रॉफिट को रियलाइज करें, तो वो हमारी करंट एसेट हो गई। उसके अलावा कैश हुआ, कैश ये आपका ऑलरेडी करंट एसेट है। क्यों करंट एसेट है, क्योंकि वो तो आपके पास साल भर में कन्वर्ट होने का उसको समय भी नहीं लगेगा, वो तो ऑलरेडी कन्वर्टेड फॉर्म में रखा हुआ है कैश के फॉर्म में। अगली चीज आती है आपके पास बैंक बैलेंसेस। तो बैंक बैलेंसेस भी आपके करंट एसेट्स में क्लासिफाई होंगे। क्यों, क्योंकि उन्हें आप जब चाहें बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं एग्जांपल में। तो इसे आप जब चाहें तब बैंक से विड्रॉ करके आप कैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इट इज ऑल्सो करंट एसेट। ये हो गई आपकी क्लासिफिकेशन करंट एसेट में एंड नॉन करंट एसेट्स में। अब नॉन करंट एसेट्स की 2 टाइप है। नॉन करंट एसेट्स के 2 टाइप हैं। क्या क्या टाइप है, मैं यहां से नॉन करंट एसेट्स को छोड़ के बाकी करंट एसेट्स को रिमूव कर रहा हूं एक बार को, ठीक है, ओके। सो नॉन करंट एसेट्स की कौन कौन सी 2 टाइप है। पहला है टेंजिबल, ओके, टेंजिबल, एंड सेकंड वन इज नॉन टेंजिबल, और यू कैन से इंटेंजिबल, इट्स अ बेटर वर्ड, इंटेंजिबल। सो नॉन करंट एसेट्स की 2 पार्ट्स होते हैं, टेंजिबल एंड नॉन इंटेंजिबल। अभी तक मैंने आपको जितनी भी डेफिनेशन, जितने भी एग्जांपल दिए हैं नॉन करंट एसेट के,
इन्हें आपको मतलब इन्हें आपको पढ़ के क्या लगता है, इन चीजों को आप छू सकते हैं या देख सकते हैं? एग्जैक्टली आप देख सकते हैं, मशीन को भी देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, लैपटॉप, फर्नीचर, मोबाइल, व्हीकल, इन सबको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। ये हो गए आपके टेंजिबल नॉन करेंट एसेट्स। ठीक, टेंजिबल नॉन करेंट एसेट्स के ये इतने एग्जांपल्स हैं। अब आते हैं इनटेंजिबल के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे भी एसेट्स हो सकते हैं जिन्हें आप छू नहीं सकते, बट स्टिल वो आपके कंट्रोल में हैं और वो आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे। अभी मैंने ये दोनों लाइनें क्यों बोली, क्योंकि हमने जैसा अभी एसेट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो एसेट का डेफिनेशन क्या था, यही था कि वो आपके पोजीशन में होना चाहिए, आपके बिजनेस के कंट्रोल में होना चाहिए, प्लस उससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए फ्यूचर में। तो intangible assets जैसे we can take example of patent and we can take example of copyright. Okay, तो पेटेंट एंड कॉपीराइट में भी आप लोगों में से बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, हो सकता है कुछ लोगों ने ना सुना हो, तो मैं ये बता दूं पेटेंट क्या होता है। जैसे सपोज करिए आपने कोई टेक्नोलॉजी इन्वेंट की, ओके, तो उस टेक्नोलॉजी को आप चाहेंगे कि मेरे अलावा कोई और यूज ना कर पाए, या अगर यूज करे तो मैंने जो इस टेक्नोलॉजी को इजाद करने में इतनी मेहनत की है, उस मेहनत के बदले मुझे पहले वो कुछ पैसा दे, उसके बाद वो उस टेक्नोलॉजी को यूज करके उससे प्रोडक्ट्स बना के या मशीन्स बना के मार्केट में बेचे, तो आप ऐसा चाहेंगे। तो उस चीज के लिए क्या होता है कि प्रैक्टिकली पहले डिफिकल्टी समझते हैं। डिफिकल्टी क्या होती है, सपोज करिए कि आपने एक ऐसी मोबाइल बनाई जिस मोबाइल से अगर आप किसी की फोटो क्लिक करते हैं तो उस फोटो क्लिक करने से आपको ये पता चल जाएगा कि वो आदमी अगले 1 घंटे में क्या करने वाला है। आई नो इट इज नॉट पॉसिबल, बट सपोज अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बन जाती है आपसे, तो आप अगर उस टेक्नोलॉजी को यूज करके मोबाइल मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देंगे, तो आपने मैन्युफैक्चर किया, तुरंत ही जो आपकी कंपटीटर कंपनीज होंगी वो क्या करेंगी, उस टेक्नोलॉजी को अपने लैब में टेस्ट करेंगी, कॉपी कर लेंगे उस टेक्नोलॉजी को कि वो टेक्नोलॉजी कैसे बनाई गई है, कैसे हम भी ऐसी मोबाइल बना दें जिसमें ये फीचर हो। तो आपने तो शुरुआत में सोचा होगा कि भाई मैंने ये टेक्नोलॉजी बनाई है, ये सिर्फ मेरे पास है, तो मैं इस मोबाइल फोन का 10 लाख रुपए चार्ज करूंगा। तो उस वक्त मार्केट में कुछ लोगों ने उसे परचेज किया, उन्हीं कुछ लोगों में आपकी कॉम्पिटिटर कंपनी भी थी, उसने भी परचेज किया, उसने उस पर R&D किया, R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, वो करके उसने पाया कि ये टेक्नोलॉजीज आपने यूज किया था, उसने भी उस टेक्नोलॉजी को यूज किया और यूज करके उस मोबाइल फोन को उसने 3 लाख रुपए में लॉन्च कर दिया। तो इस पूरे सिनेरियो में हुआ क्या, आपने मेहनत किया बट आपको उसका बेनिफिट थोड़ा सा मिला, बट जिस कंपनी ने रेप्लिकेट किया उस टेक्नोलॉजी को, उसने उसका रेट गिरा करके और पूरे मार्केट में उसको सेल आउट कर दिया, तो आपको लॉस, उसको बेनिफिट हो गया। तो इस चीज को रोकने के लिए इंडिया में एक एक्ट बना है, एक कानून पास हुआ है जिसे बोलते हैं पेटेंट एक्ट। उसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपने जब अगर वो डिवाइस, वो मोबाइल बना ली, तो आप जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास और बोलेंगे कि सरकार मैंने ये टेक्नोलॉजी बनाई है, इसकी ये फीचर्स हैं और मेरे अलावा अभी तक इसे किसी ने नहीं बनाया, तो मैं चाहता हूं कि इस टेक्नोलॉजी का अधिकार मुझे दिया जाए, मतलब इसका पेटेंट मुझे दिया जाए, मेरे नाम में इस टेक्नोलॉजी को रजिस्टर किया जाए। और उस एक्ट में ये प्रोविजन होते हैं कि उस आपके टेक्नोलॉजी को अगर अब कोई कॉपी करेगा बिना आपकी परमिशन के, तो उसे आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, जो भी आप कोर्ट में जाकर के केस करेंगे उसके ऊपर। तो इससे क्या हुआ, ये आपका जो पूरा पायरेसी का सिस्टम था उस पर लगाम लग गई। तो इस वजह से लेकिन हाँ, इस चीज के लिए आपको गवर्नमेंट को कुछ फीस पे करनी पड़ती है, तो वो जो फीस आप पे करेंगे उस फीस को आप क्या बोलेंगे। अब आपने पेटेंट सपोज करिए 5 साल के लिए अगर कराया है उस टेक्नोलॉजी को, तो वो टेक्नोलॉजी आपको अगले 5 साल तक मदद करेगी, बट वो जो अधिकार है, वो तो राइट जो है आपके पास में, दैट इज इंटेंजिबल, दैट यू कैन नॉट सी और टच, बट उसके बेनिफिट आपको अगले 5 साल तक मिलते रहेंगे। किस फॉर्म में, कि आपका प्रॉफिट आपके पास रिजर्व्ड है, तो दैट इज इंटेंजिबल, दैट इज पेटेंट। तो पेटेंट आपका इंटेंजिबल एसेट है। जो फीस आपने गवर्नमेंट को पे की, मान लेते हैं कि आपने 10 लाख रुपए गवर्नमेंट को पे किया कि मेरी इस टेक्नोलॉजी को मेरे नाम में पेटेंट कर दिया जाए। पेटेंट की स्पेलिंग गलत हो गई, PATENT। तो उस टेक्नोलॉजी को पेटेंट कराने के लिए अगर आपने 10 लाख रुपए गवर्नमेंट को दिए, तो वो 10 लाख रुपए आपके पेटेंट की वैल्यू हो गई और उसे आप इंटेंजिबल एसेट मानते हुए अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। सेकंड थिंग इज कॉपीराइट। क्या होता है कॉपीराइट, तो आपको पता ही होगा, आप कोई भी बुक खोलते हैं
तो इनिशियल पेजेस में लिखे होते हैं द कंटेंट्स आर सब्जेक्ट टू कॉपीराइट। इसका मतलब आपको अगर उसमें से कोई भी कंटेंट को रिप्रोड्यूस करना है या पूरी बुक को दोबारा से छापनी है तो आपको उस राइटर की परमिशन लेनी पड़ेगी, वरना वो आपके ऊपर केस कर देगा। तो उस चीज को कॉपीराइट बोलते हैं। तो वो कॉपीराइट भी कराने के लिए आपको कुछ फीस देनी पड़ती है। तो वो भी राइट आपके पास इंटेंजिबल फॉर्म है, दैट मीन्स आप उसको छू नहीं सकते। जैसे आप मशीन को छू सकते हैं वैसा आप उसको छू नहीं सकते हैं। तो उसके लिए भी जो भी आप फीस पे करेंगे 1 लाख 2 लाख वॉट एवर, तो वो आपकी कॉपीराइट की फीस, वो भी आपकी इंटेंजिबल एसेट हुई। तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ नॉन करेंट एसेट। अब आते हैं नॉन करेंट एसेट को प्यार से बोलते क्या है। तो नॉन करेंट एसेट को बोलते हैं फिक्स एसेट्स। ओके, फिक्स एसेट्स, ये एसेट्स हमारे लिए फिक्स एसेट्स होते हैं। इस नाम से आप बहुत ही इजीली आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से एसेट्स आपके नॉन करेंट पार्ट में क्लासिफाई होंगे। ये सारे आपके नॉन करेंट पार्ट एसेट्स के एग्जांपल है। ओके, तो आते हैं अपने नेक्स्ट डेफिनेशन पे, दैट इज लायबिलिटी। ओके, तो जैसे अभी हमने दो डेफिनेशंस पढ़ी, कैपिटल एंड ड्राइंग्स, तो वो दोनों डेफिनेशंस अपोजिट थी। कैपिटल इज इंट्रोडक्शन ऑफ द कैश और गुड्स इन द बिजनेस, एंड ड्राइंग्स आर जो पैसे आप विड्रॉ करते हैं बिजनेस से, दोज आर ड्राइंग्स। उसी तरह अभी तक हमने पढ़ा एसेट की डेफिनेशन। एसेट मतलब कोई भी चीज, संपत्ति जो आपके कंट्रोल में है। अब आते हैं उसके अगेंस्ट की डेफिनेशन, लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? फोर्थ डेफिनेशन इज लायबिलिटी। ठीक, इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए आपके पास एक 10,000 रुपए का फोन था। अब आप में से कितने लोग बोलेंगे सर मैं इतना सस्ता फोन नहीं यूज करता हूं। ओके, तो 1 लाख रुपए इसको पकड़ लेते हैं। इस फोन की वैल्यू को हम 1 लाख पकड़ लेते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग महंगे फोन यूज करते होंगे। ओके, लायबिलिटी। तो सबसे पहले आपके पास एक 1 लाख रुपए का मोबाइल फोन पड़ा हुआ है। ठीक है, ये मोबाइल फोन आपके हिसाब से आपके लिए क्या है? आपकी लायबिलिटी है या आपकी एसेट है? लायबिलिटी तो मैंने अभी आपको बताया नहीं है, तो ये आपके लिए एक एसेट है। क्यों एसेट है? क्योंकि आप इसको यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस में। कैसे? एज अ उसको सर्विसेज को देने के लिए आप इसको यूज कर रहे हैं, तो दिस इज योर एसेट। अब मैं कहता हूं कि इस एसेट को खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं थे। ठीक है, आपके पास पैसे नहीं थे, तो आपने क्या किया? अब 10,000 का फोन होता तो मैं कह देता आपके पास पैसे थे। 1 लाख का फोन है, आपके पास पैसे नहीं थे। ठीक है, 1 लाख के फोन में आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए थे। 10,000 रुपए आपने अपने पास से दे दिए। ठीक है, आपने 10,000 रुपए तो अपने पास से दे दिए, आपके पास थे, बट 90,000 रुपए आपके पास नहीं थे। तो नहीं थे तो क्या करेंगे? आपको तो फोन चाहिए, तो आप क्या करेंगे? किसी से लेंगे, या तो बैंक से लेंगे, या आजकल कंपनियां फाइनेंस करती हैं, आपने फाइनेंस करा लिया, या पापा से ले लिया। क्या तब तो आपका फोन का प्लान ही कैंसिल हो जाएगा। चलिए आपने फाइनेंस करा लिया फाइनेंस कंपनी से। ओके, आपने लोन ले लिया फ्रॉम फाइनेंस कंपनी। ओके, तो उस केस में क्या होगा? जब आपने लोन ले लिया फाइनेंस कंपनी से, तो आपको क्या लगता है ये आपका एसेट है? नहीं, आपकी एसेट तो नहीं है, क्योंकि आपने लोन किसी से लिया है। भाई, आप लोन लिया है आपने, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी मतलब आपको इसको कल को वापस करना है। उस कंपनी को, फाइनेंस कंपनी को आपको 90,000 रुपए वापस करना है, वरना वो आपका फोन उठा ले जाएगी। तो ये एक आपकी जिम्मेदारी है। हिंदी में समझते हैं, मातृभाषा में ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। ओके, ये आपकी जिम्मेदारी है, तो इसी जिम्मेदारी को बोलते हैं लायबिलिटी। ठीक है, ये इसका हिंदी टर्म है, जिम्मेदारी। उधर आपकी संपत्ति है, इधर आपकी जिम्मेदारी है। तो आपने ऐसी संपत्ति ली जिसने आपको 90,000 रुपए की जिम्मेदारी दे दी। ठीक है, तो लायबिलिटी इज जस्ट अपोजिट ऑफ एसेट। एसेट आपके लिए, आपके पास है, आपके कंट्रोल में है, आपके बेनिफिट के लिए आप उसको यूज करते हैं, बट लायबिलिटी इज समथिंग यू हैव टू पे समवन। ओके, आपको किसी को पे करना है। तो सेम बिजनेस में जब भी आपको किसी को कुछ पैसे पे करने हैं, तो दैट इज कॉल्ड योर लायबिलिटी। द मनी विच अ बिजनेस ओज टू आउटसाइडर, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। तो एक बार मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूं। आई होप ये एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा एसेट और लायबिलिटी का इंटरकनेक्शन। ओके, सो द अमाउंट which
बिजनेस ओज टू आउटसाइडर्स इज कॉल्ड लायबिलिटी। आपके लिए होमवर्क, आप में से जितने लोगों की थोड़ी सी इंग्लिश वीक होगी, इसको आप लोग डिक्शनरी में ढूंढेंगे, ओके, और कमेंट में मुझे बताएंगे इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो द अमाउंट विच बिजनेस ओज टू द आउटसाइडर्स इज नोन एज लायबिलिटी। कई तरह के हो सकते हैं, कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपने अपने यहाँ अपने फैक्ट्री में अपने स्टाफ से काम करा लिया साल भर क्या, महीने भर पकड़ो, महीने भर खूब रगड़ के काम करा लिया। अब जब सैलरी देने की बारी है, आपने बोला यार लॉकडाउन में बस पैसे नहीं है, तो पैसे नहीं है, देने तो है ही आपको, देनदारी तो आपकी है ही वो, तो वो जो आपकी देनदारी है, जो आपकी जिम्मेदारी है, दैट इज योर लायबिलिटी। तो सैलरी अनपेड टू स्टाफ इज एन एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, आपने माल खरीद लिया, अपने सप्लायर से माल खरीद लिया, 1 लाख रुपए का माल आपने मंगाया कि भाई मैं इसे बेचूंगा, आपके पास पैसे नहीं थे, आपने उसे पैसे नहीं दिए, तो वो जो 1 लाख रुपए आपको अपने सप्लायर को पे करना है, दैट इज योर लायबिलिटी। तो द अमाउंट विच इज पेबल टू सप्लायर को जो पैसे देने हैं आपके माल के लिए, अभी तक आपने नहीं दी, दैट इज योर लायबिलिटी। तो ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो अब क्लासिफाई करते हैं लायबिलिटी को 2 पार्ट्स में, जैसा हमने एसेट को किया था, ठीक है। एसेट में भी हमारे 2 पार्ट थे, नॉन करेंट एंड करेंट। लायबिलिटी में भी हमारी 2 तरह की लायबिलिटीज होंगी, नॉन करेंट एंड करेंट। तो फर्स्ट वन इज non-current liability, second one is current liability, ओके। तो आप जिन्हें समझदार तब तक हो ही गए पिछला डेफिनेशन पढ़ के कि आप नाम से बता पाए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा। खैर, मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, आप बताइए उसमें से वो कौन सी नॉन करेंट है और कौन सी करेंट है, ओके। तो सबसे पहले हमने बैंक से एक लोन लिया, वी हैव टेकन अ बैंक लोन फॉर 3 years। आज हमने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बैंक से लोन लिया 3 साल के लिए। 3 साल बाद मतलब मैं इसका पेमेंट करूंगा। कितना रुपए लोन लिया? 10 लाख रुपए, ओके, 10 लाख। सेकेंड वन इज अमाउंट पेबल टू सप्लायर, सपोज कर लेते हैं 1 लाख रुपया, ठीक है। थर्ड वन एग्जाम्पल पकड़ते हैं सैलरी का, सैलरी पेबल टू स्टाफ 50,000 रुपीज पकड़ते हैं। तो इसमें से एक बार क्लासिफाई करते हैं कि कौन सी करेंट होंगी और कौन सी नॉन करेंट होंगी। तो जाहिर सी बात है, जो 1 साल के ऊपर के बाद में हमें पेमेंट करनी है वो हमारी नॉन करेंट लायबिलिटी हुई, जो 1 साल के अंदर हम पे कर देंगे वो हमारी करेंट लायबिलिटी हुई, ओके। तो ये जो बैंक लोन है, दिस विल बी क्लासिफाइड एज नॉन करेंट लायबिलिटी एंड द अमाउंट पेबल टू सप्लायर। अब बात करते हैं सप्लायर। अब इसमें कुछ लोग झगड़ा कर सकते हैं कि मैं 2 साल के बाद में पेमेंट करूंगा सप्लायर को, कुछ लोग कहेंगे नहीं मैं 1 साल के बाद पेमेंट करूंगा, कुछ लोग कहेंगे मैं 2 महीने में पेमेंट कर दूंगा। तो दिस कैन वेरी बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस। ऐसा जरूरी नहीं है कि सप्लायर के पेमेंट को आप करेंट माने नॉन करेंट माने, बट इन जनरल क्या होता है, आप माल कहीं से भी खरीदिए, आपको 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने का ही क्रेडिट पीरियड मिलता है। तो एक जनरल एजम्पशन होता है कि दिस इज योर करेंट लायबिलिटी, बट स्टिल अगर आपके पास कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है या कोई एग्रीमेंट है ओरल या रिटन जिसके बेस पे आप ये बोलते हैं कि ये सप्लायर मुझसे 2 साल के पहले पैसा नहीं ले सकता, तो इन दैट केस वो आपकी नॉन करेंट लायबिलिटी में चली जाएगी। 1 साल के ऊपर ही वो नॉन करेंट चली जाएगी, मैंने एग्जांपल दिया। सैलरी पेबल जनरली आप 1 महीने 2 महीने हार्डली 3 महीने आप आउटस्टैंडिंग कर सकते हैं सैलरी को। किसी भी बंदे की सैलरी को आप 1 साल आउटस्टैंडिंग रखना, आई डोंट थिंक इट इज रेशनल, कहीं भी ऐसा होता होगा। सो सैलरी पेबल इज ऑल्सो करेंट लायबिलिटी, ठीक है। बट अगर आप में से कुछ लोग कहते हैं एक्सेप्शन है, तो यू कैन क्लासिफाई नॉन करेंट, बट इट इज नॉट लॉजिकल, ओके। सो करेंट एंड नॉन करेंट लायबिलिटीज। अब आते हैं कुछ और छोटे छोटे टर्म्स हैं हमारे, उन्हें भी जान लेते हैं। इंटरेस्टिंग है और जनरल है, ओके। आज हम सारे के सारे अपने क्लास को एक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पे ही लेकर के चल रहे हैं कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अभी तक हमने 4 डेफिनेशन पढ़े, कैपिटल के साथ में चिपक के ड्राइंग्स,
उसी तरह एसेट, एसेट के साथ चिपक के लायबिलिटी। सो गाइज, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे बताइए आप कमेंट सेक्शन में। एंड आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियोस अपडेट्स जल्दी से जल्दी मिल पाएँ। एंड अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और जो भी आपको टॉपिक के वीडियोस चाहिए वो आप मुझे बताइए ताकि मैं आपको उनके वीडियो सेपरेटली प्रोवाइड कर सकूँ। ओके, सो गाइज, टेक केयर एंड बाय बाय।